रोज़नामा ख़बरें में आपका स्वागत है, खैर मक़दम है। जैसा कि आप जानते हैं कि वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पेश होगा, जैसा कि सरकार ने कहा है। क्योंकि जेपीसी ने उसके लिए वक़्त माँगा था कि अभी रिपोर्ट नामुकम्मल हुई है, तो उसको वक़्त दे दिया गया है। अब ये थोड़ा वक़्फ़ा मिला है कि हम वक़्फ़ तरमीमी बिल पर जो हमारा स्टैंड है और जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि उसको वापस ले, लेकिन सरकार के तेवर थोड़े दूर से नज़र आते हैं और ऐसा नहीं लगता कि वो इस बिल को वापस लेगी। इस दौरान में ऐसा लग रहा है कि हमारी कम्युनिटी, हमारे लीडर कैलूला में चले गए हैं और ये वक़्त उनके लिए एक आराम का वक़्त लग रहा है। तो क्या सूरत-ए-हाल ऐसी है? क्या ये आराम का वक़्त है? और दूसरी बात इससे जुड़ी भी ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा वक्फ जायदादें हैं, तो यूपी सरकार इस समय क्या कर रही है? वहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिस तेज़ी के साथ औक़ाफ़ की जायदादों का सर्वे करा रहा है, उसकी मौजूदा पोज़ीशन क्या है, उससे लाहक़ ख़तरात क्या हैं और उनसे किस तरह से सामना किया जा सकता है? और एक हाल ही में जो जियो जारी किया गया था सरकार की तरफ से, उस जियो की क्या हैसियत और पोजीशन है, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वक्फ वेलफेयर फोरम के बानी जावेद अहमद साहब, जो वक्फ के मामलात में बहुत महारत रखते हैं, उनको बड़ा अबूर हासिल है और उस पर उनकी गहरी नज़र है। तो जावेद अहमद साहब, अभी जो कुछ अब मैंने कहा है, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को थोड़ी रहनुमाई करें। जी, बहुत अच्छा सवाल है और जो पहला जुज़ है सवाल का, जिसमें पार्लियामेंट के में उनके बिल के लिए और रिपोर्ट के लिए और जेपीसी को वक़्त मिला है, जो क़ब्ल आने वाले सत्र में वो पेश होगा, जिसमें वक़्फ़ के बिल के में जो उनके पेचीदगी और जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको समझते हुए सरकार ने भी थोड़ी-सी राहत ली है, लेकिन ज़रूर सरकार अपने मसौदे को, रिपोर्ट और उसकी तमाम बारीकियों को जाँच-पड़ताल कर रही होगी। लेकिन जो दूसरा पार्ट है, जो उसका स्टेक होल्डर है, ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी, जो उनके रहबर हैं, जो उनके कारगुज़ारी में जो लोग बहुत सारी मेहनत से काम कर रहे हैं, वो ज़रूर थोड़ा-सा अपने आप को राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये वक़्त राहत का नहीं है। हमें वो तमाम चीज़ों पे काम करना चाहिए जो इस बिल के तरमीम में जो 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 उसके मुस्बत तरीके हो सकते हैं, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल आना ना आना ये सरकार की मंशा है, लेकिन ज़रूर जो विरोधी दल हैं या जो इस बिल के खिलाफ हैं, उनको हर पहलुओं पे अभी भी जद्दोजहद जारी रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के चैप्टर में आपने जो राजस्व परिषद और उसके बोर्ड के वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का जो सर्वे चल रहा है, उसके पस मंज़र में अगर आप जाएँगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बिल्कुल वक्फ अमलाक के बारे में अपनी कड़ी नज़र या तिरछी नज़र बनाए हुए है। पिछले 2022 से उस पे काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार 22 अक्टूबर 2022 में एक जियो लाती है और कहती है कि इस तमाम पहले के जो जियो हैं, जिसमें सर्वे वक्फ बाय यूज़र, ज़ाहिर-सी बात है उसमें ऐसी भी संपत्तियाँ थीं जिनमें ग्राम समाज, ऊसर परती बंजर जिसकी नौइयत बदलती रहती है, उसमें वक्फ बाय यूज़र इस्तेमाल में वक्फ कब्रिस्तान, इबादतगाहें थीं। शमशान घाट भी था और तमाम ऐसी भी पब्लिक उपयोग में थी जिसका इस्तेमाल जनहित में होता है। तो इस जियो से जो 2022 में जो जियो आया, जो योगी सरकार लाई थी, उसमें पूरी तरह से उसको निरस्त यानी कैंसल कर दिया और कहा कि 1359 फसली है, यानी 1952 में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड का अभिलेखों में स्थिति थी, उसको पुनः दर्ज किया जाए। इस पे कम्प्रिहेंसिव तरीके से सरकार काम कर रही है, लेकिन अभी तक उसके कंप्लीट आंकड़े नहीं साया हुए हैं, पब्लिश नहीं हुए हैं कि पिछले 2 साल में कितनी ऐसी वक्फ संपत्तियाँ सर्वे की गईं कि वो वक्फ बोर्ड में वक्फ अभिलेख में दर्ज हैं या राजस्व में दर्ज हैं, या कितनी ऐसी वक्फ संपत्तियाँ वक्फ में तो इंदराज हैं, लेकिन वो इनक्रोच सरकारी डिपार्टमेंट ने किया है या प्राइवेट ने किया है, इसकी कोई लेखा-जोखा सरकार की तरफ से अभी पटल पे नहीं आया। हाँ, ज़रूर बीच-बीच में
न्यूज एजेंसियों और खबरों के जरिए पता चलता है। जैसे आज ही एक खबर आई है, एक हफ्ता पहले भी आई है कि 7,500 ऐसी वक्फ संपत्तियां हैं जो सरकारी जमीन पे अभिलेखों में दर्ज हैं, राजस्व में दर्ज हैं, वो वक्फ संपत्तियां नहीं मानी जाएंगी। आज की खबर आप देखेंगे, अमर उजाला और भी ऐसे अखबारों में आया है जिन्होंने बताया कि 1/3 ऐसी वक्फ संपत्तियां हैं जो अवैध हैं, यानी इलीगल हैं और उसके सूचीबद्ध किया जाएगा। गौरतलब बात यह है, यहाँ कहना यह है कि जब सरकार यूनियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया 1995, उसके तहत सर्वे कमिश्नर अपॉइंट हुआ जो 32 जिलों में उसके सर्वे इंस्पेक्टर है, साथ ही वक्फ बोर्ड है। तो जब इनके एक्सक्लूसिव काम इन्हीं को करने थे तो कोर्ट या सरकार को क्या हक हासिल है कि वो डायरेक्ट किसी और एजेंसी से कराए, खासतौर से रेवेन्यू बोर्ड से कराए। अगर रेवेन्यू बोर्ड से ये सर्वे कराया जाता है तो ये मैच कैसे होगा, क्रॉस चेक कैसे होगा? तो क्या ये वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है या जो उसके स्टेक होल्डर हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के इस आदेश को वक्फ की संपत्तियों और अमलाक के बचाने के लिए उनको कोर्ट में इंटरवीन करना चाहिए, जो नहीं किया। मतलब जियो के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए था, जाना चाहिए, और ऐसे काम जो एक्ट के खिलाफ हो और कानून के खिलाफ हो उसमें स्टेक होल्डर को भी इंटरप्ट करना चाहिए, लेकिन जो ऐसा नहीं हुआ। इसलिए भ्रम पैदा करने के लिए, लोगों को डर और खौफ पैदा करने के लिए ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये बिल्कुल भ्रमित हैं, अचंभित हैं। यानी खास तौर से एक ऐसे वर्ग को लगातार खौफ और उसको एक सिंडिकेट के जरिए डराया जा रहा है कि तुम्हारी वक्फ संपत्तियां अगर 1,20,000 थी शिया सुन्नी की तो 1/3 खत्म हो जाएंगी, और ये गलत है। ये जानना यहाँ जरूरी है कि जब 1954 में एक एक्ट आया वक्फ का, और 1952 में आपकी जो फसली है उससे अगर आप ले रहे हैं तो ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है। दूसरा, तमाम रेवेन्यू के मैनुअल में भी तब्दील हुआ, उसमें मैनुअल में तब्दील हुआ, नियमावली बदली। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 29 साल बाद एक वक्फ नियमावली को अप्रूवल दिया है, जिसको पब्लिश किया 25 नवंबर से लागू हुआ है। मैं उस रेफरेंस में ये कहना चाहूँगा कि वक्फ वेलफेयर फोरम पिछले 2-3 साल से 2022 जुलाई में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को एक अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसमें ये बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या शिया वक्फ बोर्ड के कंप्यूटराइज डेटा होने चाहिए, ऑनलाइन होने चाहिए, उनकी जितनी लीगल संपत्तियां हैं उनको वेबसाइट पे डालनी होनी चाहिए, जितनी लिटिगेशन है उनकी डालनी चाहिए, और ख़ास तौर से उन वक्फ संपत्तियों को डालना चाहिए जिनकी गजट जारी हो गए हैं, और उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होना चाहिए। कमिटियों का फॉर्मेशन के लिए, मुतवल्ली या तौलियत के लिए कह सकते हैं, वो भी ऑनलाइन होना चाहिए। ये सरकार ने इस बात को तस्लीम करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए 23 मई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का, जिससे करप्शन और काम में आसानी हुई, करप्शन को मिनिमाइज किया गया। दूसरा, हाल ही में जो बिंदु था, 7 बिंदु में था, एक बिंदु ये भी था कि 25 साल हो गए हैं, अभी तक पूरे हिंदुस्तान में 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिसमें 26 वक्फ बोर्ड ने नियमावली बना चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा वक्फ प्रदेश जहाँ पे हिंदुस्तान की 40% वक्फ संपत्तियां हैं, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड, तो उसमें सरकार ने इस बात को माना और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इस पे परसुएशन था, प्रेशर था। बहरहाल फोरम की टीम ने कोशिश की, तमाम उसमें मुस्लिम इंटेलेक्चुअल शामिल हुए और आज नियमावली के शक्ल में आ गई। नियमावली से आने से एक ये समझ में आती है बात कि स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी को कैसे काम करना है, डीएम का क्या रोल है, एसडीएम का क्या रोल है, और नियमावली से ही पता चलता है कि सीईओ को कितनी जिम्मेदारियां हैं, चेयरमैन को, बोर्ड को क्या जिम्मेदारियां हैं, इससे डिफाइन होता है। और उसमें जो आप देखेंगे कुछ कमियां हैं, क्योंकि 2013 अमेंडमेंट एक्ट को उस नियमावली में शामिल नहीं किया गया है। कुछ उनकी क्लरिकल लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे अब मुतवल्ली कौन होगा, तो मुतवल्ली जो होगा वो बिल्कुल एक्ट के मुताबिक है, लेकिन इन्होंने कुछ शर्तें बढ़ाई हैं, अच्छी भी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो पहले वो मुसलमान होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, अच्छी बात है। दूसरा, वो 25 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। तीसरा, वो उसको विधि का जानकार हो, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी उसको आती हो। चौथी और आखिरी बात
कि तमाम चीज़ों के अगर कोई व्यक्ति ये सूचना लेके आता है, क्या उसके पीछे आपराधिक रिकॉर्ड है या कभी वक्फ बोर्ड के लेन-देन में कहीं किसी तरह की कमी पाई गई है, तो इन चीज़ों का डीएम और डीएमओ डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर की तरफ से वेरिफिकेशन होके आएगा। अगर गलत पाया गया तो उसकी कमेटी और तौलियत को नहीं बहाल ये किया जाएगा। क्राइटेरिया किसने बनाया है? ये नियमावली में आया है, ये सरकार ने बनाया है और ये यूपी नियमावली की सरकार ने या यूपी की सरकार ने वक्फ नियमावली बनाई है, जिसमें मुतवल्लियों की शराइत और क्राइटेरिया तय किया है। तो पहली बार ये तय हुआ है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं, जैसे मैंने बताया कि अमेंडमेंट जो 2013 अमेंडमेंट एक्ट है, उसको भी उसमें बहुत सारी चीज़ों को, शक्तियों को दिया गया था, उसको शामिल किया जाना चाहिए था। जो अच्छी बात है कि अगर ये साबित हो जाए कि वक्फ प्रॉपर्टी का कोई कब्जेदार है, इलीगल अतिक्रमण किया है, तो अगर सीओ जांच पड़ताल के बाद ये लिखता है, प्रपत्र दिए गए हैं, फॉर्मेट है, तो डीएम को ये बाध्यकारी है कि 45 दिन में वो खाली कराए। तो कुछ अच्छे भी हैं, फिर कुछ बजट के और मुतवल्लियों के कार्यक्रम, उसके कारगुजारी को उसने स्ट्रीमलाइन किया है, तो कुछ काम अच्छे हुए हैं। फोरम इस बात के लिए बिल्कुल वजाहत करती रहती है कि रिफॉर्म वक्त की ज़रूरत है। अगर रिफॉर्म लैंड रिकॉर्ड में हो रहा है तो वक्त में भी होना चाहिए और बेदारी की ज़रूरत है। इन तमाम मुतवल्ली और कमेटियों की जो अभी सूरत हाल आई है और वक्फ बिल की जो आप बहस छुड़ी है पूरे देश में, और तमाम रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जो हवाले हैं, जो एक पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल है वक्फ के खिलाफ, इस वक्त स्टेक होल्डर को जागरूक, शिक्षित होना चाहिए और तमाम तंजीम स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी है कि वो बाहर आएँ, निकल के आएँ और ये अमलाक की हिफाजत के लिए, बेहतरी के लिए आए। ये लड़ाई बहुत ही गंभीर और संजीदा है। देखिए, ये बताइए, जो अभी जिस तरह की खबरें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई हैं, मीडिया के जरिए से जो सामने आई हैं, जिसमें कहा गया है कि ये इतनी जायदादें 1/3 जो है गैर कानूनी कब्जा है, तो अगर ये चैलेंज हमारे सामने आता है तो इस चैलेंज का मुकाबला किस तरह से किया जाएगा कि इन जायदादों के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क, कोई सवाल निशान न लगे? बहुत अच्छा सवाल है। ये जो रेवेन्यू बोर्ड अपना मनमाने ढंग से, ये मनमाना ढंग कहा जाता है कि शासनादेश के कोर्ट में बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती है। शासनादेश एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का जो मुखिया होता है, हेड होता है, ब्यूरोक्रेट्स होता है, वो अपने कारगुजारी के लिए वो अपने शासनादेश जारी करता है, निरस्त भी करता है। तो इसी तरह 1989, जैसा मैंने कब्ल में आपको बताया, आपके विवरण को फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि जब गजट जारी हो गया 1984-85 में, तो गजट जारी होने के बाद सरकार को ये लगा कि कुछ ऐसी संपत्तियां, ऐसी अमलाक हैं जो सर्वे में छूट गई। तो उसके लिए सरकार 1989 में, जो उस वक्त की सरकार कांग्रेस या किसी की भी रही हो, जब वो लाई तो उसके सर्वे फिर शुरू हुआ। उस सर्वे में ये अमलाक पाए गए बहुत सारे कि इस्तेमाल में तो हैं, लेकिन उसकी नवैयत जमाबंदी यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ और है। जैसे आपने बताया कि परती है, ग्राम समाज की है, ऊसर है, भीटा है, लेकिन ये दर्ज होते हुए 35 साल से हो रहा था। अब सरकार अचानक ये कहती है कि अब ये 1359 यानी 1952 के राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति के तौर पे इसको पुनः दर्ज कर लिया जाए और पुराने के जितने जियो हैं इसके कंप्लायंस में, उनको निरस्त किया जाए। इसका मतलब जो 30 साल से ज्यादा का वक्फा था, जितनी गजट के बाद नई वक्फ संपत्तियां दर्ज हुई होंगी, उसकी ये बात कर रहे हैं, जो वक्फ एक्ट के प्रोविजन के मुताबिक ये गलत है और गैर कानूनी है। जब धारा 37 में एक बार करना क्या होगा ये बताइए? मतलब जो अगर ये इस तरह का चैलेंज सामने आएगा तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है। हमें यानी वक्फ बोर्ड पहला इसका वो है, मतलब पहला उसकी जो कस्टोडियन है, जिसको रिस्पॉन्स करना चाहिए कि वो इस जियो को चैलेंज करे अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में, ट्रिब्यूनल में या कोर्ट में। और वो नहीं करता है तो? अगर वो नहीं करता है तो तंजीम है जो, या इंडिविजुअल भी जा सकता है, जो भी मुक्तदी हो, जो एनजीओज हैं, मुस्लिम तमाम फोरम, तंजीम जा सकती हैं। और उसको ये अगर 2022 में आया तो उसको फौरन करना था। ठीक है, आपकी कोर्ट और अदालतें नहीं आपकी फेवर में आ रही, लेकिन आपको करना चाहिए था। इसी तरह जिस संभल का मामला हुआ है, आप कोर्ट में गए, अदालत ने सुन रही है। इसी तरह हमें अपने काम को करना चाहिए। सरकार अगर कोई काम कर रही है जो आपके खिलाफ है, सूट नहीं करता है
और गैर कानूनी है, संवैधानिक शक्तियों के दिए हुए खिलाफ कर रही। जैसे 1995 एक्ट एक संवैधानिक है, एक एक्ट है, यूनियन गवर्नमेंट के जरिए बनाया हुआ कानून है। जब तक वो कानून है वो तो अमली जामा उसको पहनाया जाएगा, उसमें चेक किया जाएगा। तो हमें स्टेक होल्डर, वक्फ बोर्ड, शिया सुन्नी या जो और भी तंजीम है उनको आगे आना चाहिए और ऐसे मामलों को उनको एड्रेस करना चाहिए कोर्ट के जरिए, सरकार से बात करके, सरकार से या डिपार्टमेंट से बात करके कि ये 6 ऐसे जियो आए हैं जो पिछले 30 साल में आए हैं और इसमें अगर 40,000 से ज्यादा या कम जो भी वक्फ इंदराज हुए हैं, आज आप ये जो जियो लागू कर रहे हैं, इससे जो है इलीगल हो जाएगा। ये एक सेंसिटी है, मजहबी सेंसिटी है, मजहब से जुड़ा हुआ मामला है। ये इसके जो मामलात हैं बहुत इंतशार और बहुत खलफसार पैदा होगा। फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ दफीना करेंगे? कब्रिस्तान सरकार पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में हम कह सकते हैं अथॉरिटी को छोड़ के वो कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं अलाट करती है, वो शमशान घाट के लिए जमीन नहीं अलाट करती है। तो सरकारों का जो स्टेट वेलफेयर का काम था, वो केंद्र हो चाहे स्टेट हो, आप दिल्ली में देख लीजिए, कोई भी ऐसी कब्रिस्तान 30 साल में नई सरकार ने नहीं डेवलप किया है, नहीं बनाया है या जमीन नहीं छोड़ा है। हाँ, ये जरूर किया है कि 600 से 123 कब्रिस्तानों पे ला दिया है दिल्ली में 100 से ज्यादा है, 100 से कम अब कब्रिस्तान बची हैं जिन पे भी बहुत सारे गंभीर इंक्रोचमेंट के दावे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो बेदारी का है, जो आपने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें लगातार काम करना चाहिए। काम आपको करना होगा अगर अपनी इंस्टीट्यूशन को बचाना है, इबादतगाहों को बचाना है और अपने इदारों को बचाना है, कब्रिस्तान है, मसाजिद हैं, आपके जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आपको काम करना होगा। उसके लिए बिला ताकीर, बिला हिजर आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना होगा जो कम्युनिटी और इस अमलाक की हिफाजत के लिए काम करते हैं। ये थे जावेद अहमद, जो वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन हैं और उनकी तंजीम भी इस सिलसिले में लगातार काम करती रही है। इन्होंने कई चौंकाने वाले इंकशाफ भी किए, कई रास्ते भी बताए, रहनुमाई भी की और हमारी क्या जिम्मेदारी आयद होनी चाहिए जिससे हमने गफलत बरती है और ये आपदा हमारे सर पर आ पहुंची है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी का, वक्फ बोर्डों का किरदार ज़रूर रहा है जिसका नोटिस नहीं लिया गया। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातचीत ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही।